नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित गंगा जमुनी तहजीब तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व इन्हें आत्मसात करके वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके समस्त भारत में प्रचार प्रसार करने हेतु और इसकी अहमियत और महत्व को प्रत्येक देशवासी को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर, समझकर और अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत, सदैव और हमेशा अदब के साथ, आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। अब देखिए, ये वीडियो शायद 2-1 दिन के अंतराल पर जारी हो रहा है, तो ऐसा तो पहले ही बताया जा चुका है कि जब जब जैसी आवश्यकता होगी तो वीडियो जारी होते रहेंगे। लेकिन पहले से ही वीडियो जो है देश की समस्याओं पर, देश और समस्याओं उन समस्याओं के निराकरण के लिए और अपने आदरणीय भारतीय आवाम को जागृत करने के लिए करीब 12 से और 13 से के बीच में शायद वीडियो जारी हो चुके हैं। हमारी जो आदरणीय आवाम है उसको देखे, उसको आगे बढ़ाए, उसको शेयर करें, साझा करें, जागृति पैदा करें, ये काम है। और देशभक्ति की भावना को जगाए, अवाम भक्ति की भावना को जगाए और देशभक्ति और अवाम भक्ति, जन भक्ति, अपने लोगों से प्रेम वो यहीं से हमने इसी पाठशाला से, इसी शिक्षा से शुरू होगा कि हम अपने सभी भारतीय भाई बहनों को 140 करोड़ माने जो हमारे देशवासी हैं उनसे प्रेम करें, आदर करें। किस भाव से कि ये हमारे सभी अपने भारतीय भाई बहन हैं और अपने को खुद वो शुद्धता भारतीय समझें। ये बात भारतीय जनता ताकत दल ने कई रूपों में बताई है। देखिए, इस भारतीयता के भाव को जो ये अपने को राष्ट्रवादी कहते हैं ना, भारतीय जनता पार्टी वाले, एक तो उपहास करते हैं और यह भी सुनने में आया है कि भारतीय जनता पार्टी में 2 धड़ा है, मुख्यतः 2 धड़ा। एक बहुत बड़ा धड़ा जो है वो बीजेपी के साथ जुड़ा था राष्ट्रवाद के नाम पर। और ये बात सत्य है कि बीजेपी ही एकमात्र पार्टी है जो कि राष्ट्रवाद की बात करती है, देशभक्ति की बात करती है और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बात करती है। बात सही है। तो लोगों ने बड़ी आशाएं लगाई कि भाई ये कम से कम एकमात्र पार्टी है जो कि राष्ट्रवाद की बात करती है और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बात करती है, देशभक्ति की बात करती है। लेकिन उनको अब जो है उसकी असलियत का पता चल रहा है कि बीजेपी के अब वो मैंने बीजेपी का एक बहुत बड़ा तबका, समर्थकों का भी, कार्यकर्ताओं का भी और पदाधिकारियों का भी, वो अपने को बहुत ठगा हुआ, छला हुआ महसूस कर रहा है। इस तरह की भी आवाजें आ रही हैं। तो बीजेपी का, भारतीय जनता पार्टी का
वो बहुत बड़ा तबका जो है कार्यकर्ताओं का, पदाधिकारियों का और समर्थकों का, वो अपने को ठगा हुआ इस रूप में महसूस करता है कि वो राष्ट्रवाद के नाम पर, यानी देश हित सर्वोपरि है, राष्ट्र हित सर्वोपरि है, और व्यक्ति से बड़ा दल, दल से बड़ा देश, इसकी बात करने वाली जो भारतीय जनता पार्टी है, ये बातें समझ करके, ये बातें मान करके लोग उसके साथ आए। लेकिन खास करके होता है ना कि भाई, एक संस्कृत में कहावत है कि काका कृष्ण पिका कृष्ण का भेदो बिक्काकयो, कौवा भी काला कोयल भी काली, लेकिन दोनों में भेद कब होगा? जब वो वसंत ऋतु आएगी तो कौवा जो है काँव काँव करेगा और कोयल जो है कि उसकी सुरीली आवाज आएगी, बसंत ऋतु जब आएगी। और उसी प्रकार हंसा श्वेतो बकस, हंसा श्वेत बकस श्वेत का भेदो हंस बकरियो, बकुला भी सफेद हंस भी सफेद, दोनों में भेद कब होगा? जब वो अवसर आएगा निरीक्षीर विवेक करने का। तो जब अवसर आता है तभी उसकी परीक्षा होती है कि वाकई में वो है क्या। भारतीय जनता पार्टी बहुत राष्ट्रवाद और देशभक्ति की बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची बातें करके, लोगों को लुभा करके, वोट सत्ता बटोर करके काफ़ी राज्यों में सरकारें भी बनाई। केंद्र में 2 बार लगातार सत्ता उसको मिली राष्ट्रवाद के नाम पर। लेकिन बीजेपी के समर्थकों को और बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं, जो जमीन से जुड़े हुए हैं, और जो उसके कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं और उसके समर्थक हैं, वो क्या देख रहे हैं कि ये राष्ट्रवाद की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी देश के दुश्मनों की रक्षा कर रही है। ये इसका राष्ट्रवाद है। कांग्रेस उसका जो चाल चरित्र और चेहरा है, उसके अनुसार उसका नाम भारतीय अवाम ताकत दल ने GNPC रखा हुआ है, गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी काकस। और हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन उसको अभी भी भूल से, भ्रम से या गलती से कांग्रेस कहते चले आ रहे हैं। और उसने छल कपट के द्वारा अपना नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के रूप में भारत निर्वाचन आयोग से मान्यता ले रखी है, जबकि वो भारतीय होना तो जरूर दूर, वो भारत विरुद्ध है। राष्ट्रीय होना तो दूर, वो राष्ट्र विरुद्ध है। और कांग्रेस भी नहीं है, वो है गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी काकस है। जैसा कि पिछले कुछ एपिसोडों में बताया गया है कि यह एक ऐसा कुनबा है, या यूं समझ लीजिए शुद्ध रूप में एक पारिवारिक कुनबा है, जो कि उस संगठन पर गेंडुली मार के बैठा हुआ है और उसको अपने स्वार्थ के हिसाब से उसको चलाता है, घुमाता है, इस्तेमाल करता है। और बहुमत की स्थिति में उसी कुनबे के, उसी पारिवारिक कुनबे को, उसी फैमिली कोटेरी के अंडे बच्चे ही प्रधानमंत्री बनते हैं। और यदि कांग्रेस कहा भी जाए तो कांग्रेस उस वक्त में आप कांग्रेस कह सकते हैं कि जब किसी वक्त में पंजाब केसरी लाला लाजपत राय
लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, हमारे परम आदरणीय राष्ट्र महानायक राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस, M.A. अंसारी इत्यादि उसमें कांग्रेस में बाय एक्सीडेंट, इत्तेफाक से उसमें रहे। और जब भी उनको वक्त मिला, अवसर मिला, तो वो बाहर भी हो गए, ऐसी बात नहीं है। और लाला लाजपत राय तो बराबर जो ये पाखंडी था और भारत द्रोही था, मोहनदास करमचंद गांधी इसकी नीतियों को, इसकी कारगुजारियों के खिलाफ बहुत बोला करते थे। हालांकि JNPC के चाटुकार इतिहासकार उसको छुपा के रखते हैं। तो वो जब ये लोग उस संगठन में थे तो कुछ मायनों में वो कांग्रेस थी। और वैसे भी जो कांग्रेस का जो चरित्र रहा है, कैसे उसकी स्थापना हुई है, किन मकसद से वो स्थापना की गई थी, वो अपने आप में बहुत बड़ा भारत विरोधी उसका कैरेक्टर, उसका चरित्र जो है सामने आता है। जैसा कि पहले भी बताया गया कि ये कांग्रेस शुरू से ही जो उसका चरित्र रहा है वो भारत विरोधी रहा है। क्योंकि उसकी स्थापना वो अंग्रेजी सरकार ने ही करवाई थी 1885 में, और वो भी किसी अंग्रेज एओ ह्यूम के द्वारा। और किस लिए? देखिए, कांग्रेस को समझना बहुत जरूरी है, और जिसमें कांग्रेस को हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन समझ जाएंगे तो कांग्रेस को बचाने वाले ये बीजेपी के लोग और उस कांग्रेस से चिपकने वाले समाजवादी पार्टी के लोग, बहुजन समाज पार्टी के लोग, TMC के लोग, RJD के लोग, शिवसेना के लोग, NCP के लोग और भी जो पार्टियों के लोग, उनको भी समझना बड़ा आसान हो जाएगा। तो कांग्रेस की स्थापना किस पृष्ठभूमि में हुई है, यह हमारे सभी आदरणीय भारतीय भाई बहनों को अच्छी तरह समझना जरूरी है। 1857 की जो हमारी आजादी की प्रथम बड़ी एक क्रांति थी, और इसको भी जो JNPC माने गांधी नेहरू परिवार चांदा चौकड़ी काकस के जो चाटुकार इतिहासकार हैं, इसको भी महत्वहीन करते रहते हैं। जो इन सबों ने लिखा है, JNPC के जो चाटुकार इतिहासकार हैं, कुछ नमूने आप सभी के सामने रखे जा रहे हैं। उनमें चाटुकार जो JNPC के चाटुकार इतिहासकारों का गिरोह है, वो किनका गिरोह है, हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन में थोड़ा सा जान लें उनको, उसके नमूने। उनमें सबसे पहले नाम आता है विपिन चंद्रा का। वो हिमाचल का रहने वाला था, और जब उसका देहांत हुआ तो नेशनल बुक ट्रस्ट NBT का चेयरमैन था वो। ये जो हम बता रहे हैं ये मूलतः अंग्रेजी में ही लिखते हैं। इनका जो दिमाग चलता है वो अंग्रेजी में ही चलता है, और व्यवस्थावश जो है उसका अनुवाद हिंदी में आपको मिलता है, लेकिन अंग्रेजी में ही लिखते हैं सब। तो एक विपिन चंद्रा है, दूसरा है मृदुला मुखर्जी, तीसरा है जो है रोमिला थापर, चौथा है इरफान हबीब, इसके बाद है रामचंद्र गुहा, आसिफ दत्ता, रामशरण शर्मा, ये सब जो है और भी हैं JNPC के चाटुकार इतिहासकारों के गिरोह में है सब। तो ये 1857 की जो क्रांति हमारी जो प्रथम महत्वपूर्ण बड़ी एक क्रांति थी, उसको भी ये महत्वहीन करके इन सबों ने लिखा है। खैर, ये भले महत्वहीन दिखाएं, लेकिन यानी मुगल काल में भी हमारी हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों एवं हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के बीच, अर्थात जिसको आप लोग परंपरागत रूप से हिंदू मुस्लिम कहते हैं,
तो हिंदू मुस्लिम के बीच में एकता तब भी थी। और ये बात जो है, मैंने जो कोचिंग चलाते हैं एक अवध ओझा करके, उनसे पूछ लीजिए, तो ये सत्यता है। और वही एकता जो है 1857 के क्रांति में बिल्कुल दिखी हमारे हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों और हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के बीच, अर्थात जो कि परंपरागत रूप से आप लोग कहते हैं हिंदू मुस्लिम एकता दिखी और उसकी पराकाष्ठा दिखी। ज्यादा विशेष मैंने चूंकि इस पर हम नहीं वो प्रवेश करेंगे ताकि विषय और भी जो वो भटक जाएगा, लेकिन बस इसी से जान लीजिए कि ये खान बहादुर बरेली से थे, बेगम हजरत महल लखनऊ से थी, और नाना साहब के जो सहायक थे वो मौलवी अजीमुल्ला खान थे। फैजाबाद से जो है मौलवी अहमदुल्ला खान थे। वो यानी जगदीशपुर जो आरा जिला है बिहार का, वहाँ से कुंवर सिंह थे, तात्या टोपे थे, रानी लक्ष्मीबाई थी, मंगल पांडे थे, ये लोग थे। तो हिंदू मुस्लिम एकता की बहुत बड़ी मिसाल और बहुत बड़ी एक पराकाष्ठा थी, ये सभी को मालूम है। इसीलिए ये जीएनपीसी के चाटुकार इतिहासकार इसको महत्वहीन करते हैं, इसके महत्व को हमेशा वो घटाते रहते हैं, कम करते रहते हैं, और इस पर कोई किताब भी नहीं सबने लिखा। आप सभी आदरणीय भारतीय भाई बहनों को याद होगा कि इस पर पुस्तक लिखने वाले हमारे पहले राष्ट्रभक्त और अमर शहीद जो है वो वीडी सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर ने किताब लिखी थी, उसका नाम था फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस। इसीलिए ये गद्दार जो है जीएनपीसी वाले हर वक्त जो है वो सावरकर जी पर आक्रमण किया करते हैं। मूल कारण यही है कि जिस 1857 की क्रांति को ये सब कांग्रेसी जो है, ये सब जीएनपीसी वाले जो है, जीएनपीसी की चाटुकार इतिहासकार, चाटुकार जो है उनके जो है चाटुकार इतिहासकारों का गिरोह, चाटुकार बौद्धिक वर्ग का गिरोह, चाटुकार मीडिया का गिरोह और चाटुकार पत्रकारों का गिरोह। हालांकि इस गिरोह को लोग जो है परंपरागत रूप से कहते हैं ये लुटियन गिरोह है। मोदी महोदय बोलते हैं ये खान मार्केट गिरोह है। तो ये गिरोह जो है वो जो 1857 की क्रांति को हमेशा जो है उसके महत्व को कम करना, और यहाँ तक कि हिंदू मुस्लिम एकता की जो पराकाष्ठा थी उसको भी नहीं वो प्रदर्शित करना, न दिखाना। लेकिन हमारे जो अमर शहीद और क्रांतिकारी विनायक दामोदर दास सावरकर जी ने लिखा था। इसीलिए ये जीएनपीसी वाले और खास करके गद्दार राहुल, इसमें आप लोग देखते होंगे, हमारे उसी सावरकर पर आक्रमण करता रहता है ये गद्दार। पता नहीं बीजेपी वाले क्यों अधिकार देते हैं इस गद्दार राहुल गांधी को सावरकर जी पर आक्रमण करने का। यही तो दुखदाई अवसर जो है ये बीजेपी वाले जो कि इस राहुल गांधी से आक्रमण करवाते हैं, यही देख करके तो बीजेपी का एक बहुत बड़ा तबका जो कि ये सोच के आया था कि बीजेपी एकमात्र पार्टी है जो कि राष्ट्रवाद की बात करती है, राष्ट्रवाद की और देशभक्ति की बात करती है और राष्ट्र की बात करती है। उसकी असलियत ये है कि ये गद्दार
जीएनपीसी वालों से, गद्दार राहुल गांधी इत्यादि से उस विनायक दामोदर दास सावरकर पर आक्रमण करवाती है, जिन्होंने पहली बार 1857 की जो हमारी आज़ादी की प्रथम क्रांति थी, उस क्रांति पर उस क्रांति को महत्व देते हुए, उसका उचित महत्व देते हुए अपने आवाम के सामने वो पुस्तक लिखी, फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस। इसीलिए ये जीएनपीसी वाले आक्रमण करते हैं, बीजेपी उनसे आक्रमण करवाती है। अब आप कहेंगे कि आक्रमण ये कैसे करवाती है? सावरकर जी का जेल में करीब 35-38 साल बीता, और वो भी माने 13-14 साल कठिन यातनाओं का। जीएनपीसी वाले बताएं, उनका कौन सा नेता, जो मोहनदास करमचंद गांधी हुआ या जवाहरलाल नेहरू हुआ, कोई भी हुआ, वो 35 साल जेल काटा हो, और उसमें भी 13-14 साल कठिन यातनाओं, वो कठिन यातनाओं वाला, जो अंडमान निकोबार की जो कालकोठरी वाला यातना साहब। लेकिन ये सब इतने बड़े देश के दुश्मन हैं और इतने बेहया और गद्दार हैं कि ये उल्टा आरोप लगाते हैं हमारे विनायक दामोदर दास सावरकर पर। क्या कि उन्होंने माफी मांगी? हाँ, इतना जरूर था कि उनको ये कहा था कि भाई ये जब हम पूरा जीवन मेरा जेल में ही मैंने वो व्यर्थ जाएगा, तो उससे बेहतर है कि हम ये जेल से बाहर आ जाएं, तो लोगों को मैंने आज़ादी के लिए संगठित कर सकते, ये विचार उनका था। तो हो सकता है कि इसी परसुएंस में वो कुछ लिखे हों। लेकिन ये गद्दार जो है जीएनपीसी खुद, उसका गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी, उसका गद्दार जो है ये नेहरू, वो वाले जो है वो आक्रमण करते हैं, और बीजेपी जो है, जो अपने को राष्ट्रवादी कहते हैं, उनसे आक्रमण वो करवाती है। अब आप कहते होंगे कि कैसे आक्रमण करवाती है? जब ये झूठा आरोप जब ये लगाते हैं जीएनपीसी वाले, खासकर राहुल वगैरह या राहुल की ब्रिगेड, जो उसकी सेना जो है, कि सावरकर जी ने मैंने अंग्रेजी सरकार से माफी मांगी थी और माफी नामा दिया था, ये उनका एक आरोप का एक आधार है। उस आरोप को ये बीजेपी समर्थन करती है। जरा हमारे सभी आदरणीय भारतीय भाई बहन, और विशेष करके बीजेपी के वो समर्थक जो कि बीजेपी को जो कि राष्ट्रवाद के नाम पर बीजेपी के साथ में आए हैं, वो भी जरा वो ठीक से समझ लें कि जब ये खुद की गद्दार जीएनपीसी हमारे सावरकर जी पर आरोप लगाती है कि उन्होंने जो है उन्होंने अंग्रेजी सरकार से माफी मांगी और माफीनामा दिया, उसका समर्थन करती है ये बीजेपी। और कैसे समर्थन करती है ये भी जान लीजिए। इनके जो बीजेपी के जो मंत्री हैं, हालांकि हमारे भारत सरकार के माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उन्होंने लोकसभा में कहा कि हाँ, सावरकर जी ने माफी मांगी थी, लेकिन अपना चेहरा छुपाने के लिए बीजेपी के लोग, राजनाथ सिंह वगैरह, कि वो गांधी के कहने पर माफी मांगे थे। बीजेपी वालों का इस गद्दार जीएनपीसी के आगे यह जवाब देने का नैतिक साहस नहीं हुआ। देखिए, हम नैतिक साहस की उम्मीद करते हैं बीजेपी से, लेकिन नैतिक साहस तो बहुत दूर की कौड़ी। ये तो इस गद्दार जीएनपीसी को ये बचाने वाले हैं, उसकी रक्षा करने वाले हैं। नहीं तो ये पूरा जवाब बनता भी है कि अंग्रेजी सरकार से माफी मांगने वाला ये गद्दार ये गद्दार जवाहरलाल नेहरू है, और उसका बाप है ये मोतीलाल नेहरू। कब
कि जब ये मोतीलाल नेहरू अपने बेटे जवाहरलाल नेहरू को राजनीति में घुसा रहा था, तो किसान आंदोलन में शायद 1919 या 1920 के आसपास किसान आंदोलन में वो शामिल हो गया था। शुरू में जब ये 19-20 साल का रहा होगा, जवाहरलाल नेहरू जब 19-20 साल का रहा होगा, तब इसको राजनीति में घुसाने के लिए एक किसान आंदोलन में शामिल करवा दिया। और उसी के कारण जो है वो नाभा जेल पंजाब में वो बंद भी हो गया। उसको छुड़ाने के लिए ये उस जवाहरलाल नेहरू का पिता मोतीलाल नेहरू ने अंग्रेजी सरकार से माफीनामा दिया कि ये जवाहरलाल फिर ऐसी किसी अंग्रेजी सरकार विरोधी गतिविधि में शामिल नहीं होगा। तो अंग्रेजों से माफी मांगने वाला ये गद्दार जवाहरलाल नेहरू है, सावरकर जी नहीं है। लेकिन ये बात भारतीय जनता दल जो कह रहा है कि इतना भी नैतिक साहस नहीं होता है बीजेपी वालों का, तो नैतिक साहस की बात तो तब होती है कि जब उनकी मंशा होती। उनकी मंशा जो है सावरकर जी को बचाने के नहीं है, उनकी बीजेपी वाली की मंशा है कांग्रेस को या जेएनपीसी को बचाने की। तो नहीं कहते सर। जरा हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन जरा समझें, आदरणीय भारतीय आवाम जरा समझे कि गद्दारी करते हैं जवाहरलाल नेहरू, गद्दारी करते हैं जो है मोहनदास करमचंद गांधी। ये कभी भी मुश्किल से जेल गए होंगे कुछ महीने के लिए। सावरकर जी जो है 35 से लेकर 38 साल तक वो जेल में रहे। 12 से लेकर 13 साल तक वो कठिन यातनाओं वाला जो है जेल की जो है कठिन यातनाएं भी सही, कालकोठरी अंडमान निकोबार वाली, वो उन पर जो है ये आरोप लगाते हैं सब जेएनपीसी वाले और जेएनपीसी के जो है जेएनपीसी के गद्दार राहुल इत्यादि जो है। तो इस दुखदाई स्थिति के लिए सिर्फ जो है बीजेपी और बीजेपी का झूठा राष्ट्रवाद ही जिम्मेदार है। मोहनदास करमचंद गांधी की जो है हमारे भारत के खिलाफ गद्दारियों के विषय में भारतीय आवाम ताकत दल ने तो मैंने काफ़ी वो परिचय करवाया है अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों को। लेकिन वर्तमान की जो जेएनपीसी है, गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी कागज, उसकी भी जो गद्दारी के जो उसका चाल चेहरा है, उसके खास करके राहुल गांधी का जब भी चरित्र में जब भी उसको मौका मिलता है, भारत के खिलाफ गद्दारी करने का कोई मौका छोड़ता नहीं है। वो कोई मौका नहीं छोड़ता। मैंने विदेश की धरती पर जाकर के चाहे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी हो चाहे कहीं भी हो, भारत के खिलाफ वो बोलता ही बोलता, भारत के खिलाफ गद्दारी करता ही करता है। लेकिन जो गद्दारी करता है अपने आप नहीं करता है, बीजेपी वाले उससे गद्दारी करवाते हैं, उसको वीजा देते हैं, उसको परमिट करते हैं। और ये भी हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन जाने कि वो जिस तरह से ऐश करने के लिए गुलछले उड़ाने के लिए वो हमारे आपके लूटे हुए जो काला धन है उसके बूते वो करता है, और बीजेपी वाले करवाते हैं उससे। तो बीजेपी के जितने जो समर्थक हैं, जितने वो जमीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता और पदाधिकारी और लोग हैं जो कि बीजेपी से राष्ट्रवाद के नाम पर जुड़े हैं, वो स्पष्ट देख रहे हैं कि बीजेपी के राष्ट्रवाद की ये असलियत है कि उस जेएनपीसी के राहुल को किस तरह से ये बचाते हैं।
और मोदी महोदय कैसे बचाते हैं, जरा जरा देखिए। मोदी महोदय कहते हैं कि अच्छा, मोदी महोदय का चरित्र तो और भी विचित्र है। एक तो उन्होंने प्रधानमंत्री पद की गरिमा या उसका प्रतिष्ठा, उसका मान सम्मान या उसका इकबाल को तहस नहस कर दिया। हर बात में मोदी मोदी, बताइए प्रधानमंत्री हैं वो, हर बात में मोदी मोदी जैसे कोई यानी गली कूच का कोई आवारा लड़का, इस तरह से वो संबोधन वो किया जाए। और इससे भी फर्क नहीं पड़ता है। मोदी महोदय की ये मानसिकता काम करती है, हमारे आदरणीय भारतीय भाई में, कि यदि लोग उनको गाली देंगे, अपशब्द कहेंगे, तो एक उनके प्रति एक सहानुभूति पैदा होगी और उनको वोट मिलेगा, उनको सत्ता मिलेगी। वो उनको इस बात की चिंता नहीं भाई, यानी यदि देश की चिंता होती और देश में प्रधानमंत्री पद के गरिमा की रक्षा की चिंता होती तो कदापि ऐसा नहीं करते हो। लेकिन वो इस मानसिकता से काम करते हैं कि यदि कोई अपशब्द कहता है, और इसीलिए YouTube पर तमाम इस तरह से चल रहा है कि मोदी महोदय की ये गाली दी गई, ये गाली दी गई। क्यों गाली की बात कहां से आ रही है? अरे इस जीएनपीसी वालों के, जब चाहे जीएनपीसी वाला हो, चाहे सपा का हो, जो कोई भी हो, उसको अच्छी तरह से आईना दिखाया जा सकता है। तो उनको आईना दिखाने के बजाय मोदी महोदय जो कि गुजरात में कहते थे कि जब लोग उनको पत्थर मारते हैं तो वो जवाब नहीं देते हैं, उन्हीं पत्थरों को वो सीढ़ी बनाते हैं। तो ठीक है, कौन सी सीढ़ी? सत्ता पाने की सीढ़ी। अब जैसे कोई जीएनपीसी वाला, पता नहीं कौन बोला था कि मोदी की जो है कब्र खुदेगी, पता नहीं कोई बोला था वो। बस अब चारों ओर जो घूम घूम के बोल रहे हैं कि बीजेपी जो है मोदी की कब्र खोदने में लगे हैं। बस इसी का एक भावनात्मक दोहन, यानी कोई इनको अपशब्द का दिया, उसी के भावनात्मक दोहन करके वोट। अब जरा सा हमारे आदरणीय भारतीय भाई ने इन छली कपटी मोदी को पहचाने। ये कहते हैं ना, ये व्यक्ति से बड़ा दल और दल से बड़ा देश। तो देश इनके बड़ा है, जो है दल से बड़े ये व्यक्ति हो गए मोदी महोदय। और इनके लिए देश बड़ा नहीं है, इनके लिए बड़ा है सत्ता। तो सत्ता के ये बड़े क्या कहते हैं कि ये घिनौने किस्म के ये सौदागर हैं। ये राष्ट्रवादी नहीं, राष्ट्रवादी कतई नहीं। तो ये इनकी हालत है कि इनकी कहते हैं कि यदि कोई पत्थर मारता है, मैंने कोई आरोप लगाता है, तो इन पत्थरों की सीढ़ी बनाते हैं। अब पता चला कि वो सीढ़ी बनाते हैं सत्ता पाने वाली। देखिए, और किस तरह से ये बचाते हैं जीएनपीसी वालों को, और भी जरा सुनिए। राहुल की गद्दारी पर एक शब्द नहीं बोलते हैं मोदी महोदय। राहुल हर वक्त जो है भारत के खिलाफ जितने भी दुश्मन हैं उनके साथ ही मिलता है हमेशा। सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी ना 5-6 साल पहले या 8-9 साल पहले, जो भी है। सर्जिकल स्ट्राइक में हमारी सेना ने जो है कमाल दिखाया था। और क्या करके जो आतंकी शिविर थे, कैंप थे, उनके ठिकाने थे, जो कि पाकिस्तानी क्षेत्र में और सीमा से लगे हुए, उनको नष्ट करने के लिए जो सर्जिकल स्ट्राइक किया था। तो हमारी सेना के शौर्य पराक्रम को नीचा दिखाने के लिए और हमारी उसी फौज के मनोबल को तोड़ने के लिए ये गद्दार राहुल गांधी सबूत मांगने लगा।
तब भी बीजेपी वाले इसको गद्दार नहीं कहे। जरा बीजेपी वाले देखिए, इनके नकली राष्ट्रवाद को समझना बहुत जरूरी है। तभी बीजेपी वालों इस राहुल गांधी को गद्दार नहीं बोले। जब ये हमारी फौज जब सर्जिकल स्ट्राइक करती है तो उसके शौर्य पराक्रम को नीचा दिखाने के लिए, उसके मनोबल को तोड़ने के लिए जब ये सबूत मांगता है ये गद्दार राहुल गांधी, तब भी बीजेपी वाले इस राहुल गांधी को गद्दार नहीं कहते हैं। और उसी प्रकार जब हमारी वायुसेना आतंकी ठिकानों और शिविरों को नष्ट करने के लिए पाकिस्तान के बहुत अंदर घुसकर बालाकोट में स्ट्राइक करती है, तो फिर ये राहुल गांधी हमारी वायुसेना या हमारी भारतीय फौज के शौर्य पराक्रम को नीचा दिखाने के लिए और उसका मनोबल तोड़ने के लिए फिर ये जो सबूत मांगता है ये गद्दार राहुल गांधी, तो फिर ये बीजेपी वाले इस गद्दार राहुल गांधी को गद्दार नहीं बोलते। देखिए ना इसको, अभी 2.5-3 साल पहले लद्दाख के मुद्दे पर जो है हमारी सेना और दुश्मन चीन की सेना जो डटी हुई थी, तो उसमें जो चीन की एक प्रोपेगेंडा मशीन है, उसका नाम है ग्लोबल टाइम्स। तो ग्लोबल टाइम्स भारत के खिलाफ तमाम दुष्प्रचार और झूठ फैला रही थी। ये गद्दार राहुल गांधी उस चीन की जो प्रोपेगेंडा मशीन ग्लोबल टाइम्स की सारी भारत विरोधी दुष्प्रचार को आधार बना करके भारत के खिलाफ और चीन के पक्ष में माहौल बना रहा था ये गद्दार राहुल गांधी। तब भी ये बीजेपी वाले इस गद्दार राहुल गांधी को गद्दार नहीं कहे। और उसके पहले डोकलाम का मुद्दा आया था। डोकलाम का एक क्षेत्र पड़ता है, लेकिन वो भूटान का क्षेत्र है। हालांकि उसी से लगा हुआ भारत भी है और शायद नेपाल भी शायद पड़ता है और भूटान के क्षेत्र में। तो वो इसलिए डोकलाम का मुद्दा आया, और पहले भी बताया गया है कि भारत का नक्शा जरा देखिए तो बिहार के जो किशनगंज जिला से और पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी जिला के बीच में एक गलियारा है, एक कॉरिडोर है। हालांकि उसी में मैंने वो रेलवे का भी मार्ग है, रेलवे ट्रैक भी है, रोड भी है, जो भी है। वो 50-60 किलोमीटर लंबा और 18-20 किलोमीटर चौड़ा, यानी बहुत ही नाजुक किस्म का है वो। तो नक्शा जब देखें भारत को तो वो दिखेगा जैसे मुर्गा या मुर्गी की गर्दन, या उसको स्ट्रेटेजिकली बोलते हैं चिकन नेक। उसी चिकन नेक पर हमारे जो दुश्मन है, भारत के अंदर भी भारत के बाहर भी, उनकी नजर इसी पर रहती है। यदि इस चिकन नेक को काट दिया जाए तो पूरा पूर्वोत्तर भारत शेष भारत से कट जाएगा। इसी पर नजर, इसी को ध्यान में रखते हुए वो चीन जो है डोकलाम पर कब्जा करने के लिए और वहां पर जो है अपना जो है आधारभूत सुविधाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए बुलडोजर और क्या कहते हैं कि वो जो जेसीबी इत्यादि लेकर सब पहुंच गए थे। चूंकि भूटान के रक्षा की जिम्मेदारी भारत सरकार की है, तो भारत की सेना वहां पर आ गई। तो भारत की सेना और दुश्मन चीन की सेना डोकलाम पर करीब 2.5-3 महीने तक वो डटी रही, और उसमें स्थिति ये इस कदर नाजुक हो गई थी कि आशंका जताई जा रही थी कि किसी भी वक्त इन दोनों देशों में युद्ध भी छिड़ सकता है। उसी दौरान ये गद्दार राहुल गांधी दुश्मन चीन के राजदूत से चोरी छिपे रात के अंधेरे में मिलता है। शुरू में ये झूठ बोलता रहा, इनकार करता रहा कि ये नहीं मिला है, लेकिन जब इसको घेरा गया
मीडिया इत्यादि के द्वारा, तब जाके कबूला कि ये मिला है। अब सवाल जो कि पहले भी बताया गया है, अब सवाल ये उठता है कि ये गद्दार राहुल गांधी हमारे देश की कौन सी संवेदनशील सूचनाएं या कौन सी सामरिक महत्व की सूचनाएं उस दुश्मन चीन या उसके राजदूत से इसने साझा किया। प्रश्न यह है इसे गद्दार राहुल गांधी ने। आज तक मोदी महोदय जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री हैं या उनकी सरकार ने यह पता करने की जहमत नहीं की, उसके जांच कराने की जहमत नहीं की कि आखिर ये गद्दार राहुल गांधी जो कि रात के अंधेरे में चोरी छिपे दुश्मन चीन के राजदूत कब, जबकि दोनों देश की सेनाएं जो है आमने सामने बिल्कुल डटी हुई थी, किसी समय युद्ध भी छिड़ सकता है, इस तरह का एक नाजुक वक्त था, दौर था। तो ये कौन सी यानी सामरिक महत्व की सूचनाएं और देश की संवेदनशील सूचनाओं का साझा किया, इसकी जांच भी नहीं करवाए मोदी महोदय या उनकी सरकार ने, सिर्फ उस गद्दार राहुल गांधी को बचाने के लिए। हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन बिल्कुल गौर से उसको समझें और बड़ी गंभीरता से सोचें कि ये इनका राष्ट्रवाद है। तब भी बीजेपी वाले वो इस राहुल को गद्दार नहीं बोलते हैं। नहीं, देखिए बीजेपी के तमाम समर्थक तो देख रहे हैं कि भाई ये गद्दार है, और बीजेपी का नेतृत्व जो है इस राहुल गांधी को गद्दार नहीं कहता है, मोदी महोदय भी गद्दार नहीं कहते। यही बात तो बीजेपी के अधिकांश समर्थक यानी कुछ मोदी महोदय के अंधभक्तों को छोड़ करके देख रहा है। और इससे भी बड़ी बात, जब इसकी एनपीसी वालों का शासन था, मतलब यूपीए का जो शासन था 2004 से लेकर 2014 तक, तो उस दौरान 2008 में वुहान में इस एनपीसी ने, माने जो कांग्रेस ने या कांग्रेस की ओर से एनपीसी की ओर से ये राहुल गांधी ने दुश्मन चीन की कम्युनिस्ट पार्टी से समझौता किया। हालांकि ये विचित्र बात जो है लोगों को विचित्र लगा। क्यों विचित्र ये लगा कि यहाँ दो देशों का सवाल होता है, तो दोनों देशों के सरकारों के बीच में समझौता होता है। दो देशों के लिए उनकी राजनीतिक पार्टियों के बीच में कोई समझौता नहीं होता। लेकिन इस गद्दार जेएनपीसी ने दुश्मन चीन के कम्युनिस्ट पार्टी से समझौता किया, वो भी वुहान में। और उस समझौते के तहत इस गद्दार राहुल गांधी ने चीन की कम्युनिस्ट पार्टी से, दुश्मन चीन की कम्युनिस्ट पार्टी से $800 मिलियन का रिश्वत लिया राजीव गांधी फाउंडेशन के जरिए। तब भी बीजेपी का नेतृत्व, मोदी, जेपी नड्डा इत्यादि जो है, अमित शाह जो है, इस राहुल गांधी को गद्दार नहीं कहे और आज तक वो जांच भी नहीं कराए। अच्छा, वो जो समझौता हुआ था उसके गवाह के रूप में ये सोनिया गांधी एनपीसी की ओर से और चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से शी जिनपिंग जो कि इसमें राष्ट्रपति है चीन का, तो उसमें उपराष्ट्रपति था, ये दोनों गवाह हैं। तो आज तक जो है मोदी महोदय जो कि राष्ट्रवाद का तमगा लिए चलते हैं, मुखौटा लिए चलते हैं, और उसके और भी ये अमित शाह महोदय और जेपी नड्डा महोदय जो है आज तक वह जांच नहीं करवाए कि आखिर कौन सी सूचना भारत की जो है जो कौन सी संवेदनशील सूचना जो कि भारत के लिए खतरनाक हो सकती है, वो साझा किया दुश्मन चीन की कम्युनिस्ट पार्टी से। आज तक इन सब ने जांच नहीं करवाया, सिर्फ उस गद्दार राहुल गांधी को बचाने के लिए। खैर, उसका असर यह हुआ कि इन जेएनपीसी वालों ने, गद्दार राहुल गांधी ने भारत का बाजार चीन के लिए खोल दिया, और तभी से
चीन से निर्यात या भारत को आयात कई गुना बढ़ गया, व्यापारिक घाटा बढ़ गया, और जो है भारत की अर्थव्यवस्था बिल्कुल तहस नहस हो गई। तो भारत की अर्थव्यवस्था को तहस नहस करने वाली भी यही जीएनपीसी ही है, जो कि उसने वुहान में समझौता किया और रिश्वत लिया चीन की कम्युनिस्ट पार्टी से $800 मिलियन भी राजीव गांधी फाउंडेशन के जरिए। इसकी जांच आज तक ये सब नहीं कराया है बीजेपी ये मोदी महोदय जो है। तो और जब भी इसको मौका मिलता है इस राहुल गांधी को, तो वो कभी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से, इसके पहले भी जो है वो हिंदू आतंकवाद पर बोलता रहता है, और इसके पहले भी बोला था कि हमने जो है वो भारत में पेट्रोल छिड़क दिया है, केरोसिन छिड़क दिया है। पेट्रोल छिड़क दिया, केरोसिन छिड़क दिया, ये उसने साबित भी कर दिया। अग्निपथ के नाम पर जो है देश में आग उसने लगा ही दिया। ट्रेन जो है जो कि हमारे देश की संपत्ति है, कि बहुत कीमती संपत्ति है, चमचमाती हुई यानी रेल के कोचेस जलाए गए। तब भी ये मोदी महोदय या मोदी के सिपा सालार जो है इस राहुल गांधी को गद्दार नहीं करते। सवाल इस बात का है कि ये इनका राष्ट्रवाद है क्या? इसी राष्ट्रवाद को बीजेपी के समर्थक, वो समर्थक जो कि राष्ट्रवाद के नाम पर ही जुड़े थे इस बीजेपी से, वो बहुत गौर से देख रहे हैं इसको। बीजेपी की असलियत, इन गद्दार जीएनपीसी की असलियत, कम्युनिस्टों की असलियत बताना तब सार्थक होगा कि हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन इनको राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में इनको देखें। अब ये जो ताकतें हैं, खास करके जीएनपीसी और कम्युनिस्ट वाले, और इसके साथ साथ ये बीजेपी, इनका जो चरित्र है, अब वाकई में यदि जागृति होती और राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए जागृति होती, तो हमारी देश की जो आदरणीय आवाम है, इनको वोट देने की बजाय इनको लात मार करके देश के बाहर कर देती। दुख इस बात का है कि हमारे देश की आवाम जो है, जब इनको वोट दे देती है तो ये समझते हैं कि इनके हमारे सारे पाप धुल गए, और ये तन जाते हैं छाती तन कर। तो हमारी आवाम से आज 70-72 साल जब से चुनाव हो रहे हैं 1952 से अब तक, ये बहुत बड़ा अपराध हो रहा है, राष्ट्रीय अपराध हो रहा है। उस राष्ट्रीय अपराध का ही दंश जो है वो खुद भुगत रहे हैं, देश भुगत रहा है, समाज भुगत रहा है। और ये मैं सिर्फ मैं कहता तो ठीक है, ये एक सवाल उठता है कि आप इस तरह से यानी इनके खिलाफ जो है ये बात आप बोलते हैं। इनकी पहचान हमारे शहीद आजम भगत सिंह ने कर दी है कि ये बहुत खतरनाक किस्म के यानी भारत विरोधी ताकतें हैं, काले अंग्रेज हैं ये। जैसे मैंने बताया है कि गुरु और चेला, लोग बताते हैं कि जो है गुरु का सिखाया पड़ा चेला जो है और खतरनाक होता है। यानी गुरु जो है गुड़ ही रह जाता है, चेला जो है उसके और आगे बढ़ करके चीनी बन जाता है, यानी और खतरनाक वो बन जाता है। तो इनके जो गुरु घंटाल थे वो अंग्रेजों से तो सीखा, अंग्रेज का सीखा भारतीय समाज को बांट के रखो, सत्ता मिलेगी इससे। तो जीएनपीसी ने इसका प्रयोग किया, और भी जो दल हैं, जो छुटभइये हैं,
वो तो और बेहाई से जातिवाद, प्रांतवाद, भाषावाद के नाम पर कर रहे हैं। बीजेपी भी अब जो अपने को राष्ट्रवादी कहती है तो वो एकता की बात ही नहीं करती, वो कहती है हिंदू एकता। तो ये बहुत खतरनाक किस्म के काले अंग्रेज हैं जो कि सफेद अंग्रेजों से शिक्षा दीक्षा लेकर के और उनसे खतरनाक है। इसलिए इनका बहिष्कार, पहले बहिष्कार आपको ईवीएम मशीन पर करना होगा, इनको नस्ल में नाबूद करना होगा। और जब आप इनको नस्ल में नाबूद न करके इनको ताकत दे देते हैं तो ये चौड़े हो जाते हैं, ये समझते हैं कि मेरे सभी पाप धुल गए। तो ये बहुत बड़ा राष्ट्रीय अपराध जो है हमारे भारतीय भाई बहनों से हो रहा है, और इसका जरा भी उनको अंदाज नहीं है कि भाई जो मताधिकार जो दिया गया हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर इत्यादि के कठिन परिश्रम, 3.25 साल से ऊपर परिश्रम करके भारत का संविधान बनाकर वो मताधिकार का अमोघ अस्त्र दिया गया है। उस अमोघ अस्त्र का दुरुपयोग ही कहा जाएगा, उस दुरुपयोग का ही क्या ही ये प्रतिफल है कि ये काले अंग्रेज ही जो है हमारी व्यवस्था पर काबिज है। तो यदि इनसे आजादी पानी है तो इनको काले अंग्रेज के रूप में पहचानिए, लेकिन उसके पहले ये खुद की मानसिकता को शुद्ध करना होगा। मतलब कि वो मतलब कि खुद अपने को भारतीय मानिए, लेकिन जिस वक्त आप अपने को मैं बता रहा हूं, जिस वक्त आप अपने को हिंदू मानेंगे तो निश्चित है कि भारतीयता के आदर्शों की आप हत्या कर रहे हैं। जिस वक्त आप अपने को मुस्लिम मानेंगे, आप जो है आप भारतीयता के आदर्शों की हत्या कर रहे हैं। भारतीयता का किसी भी हिंदू सनातन से, किसी भी इस्लाम से जो है कोई या कुछ भी लेना देना नहीं है। भारतीयता वो है कि जो भी इस भारत मिट्टी के संतान हैं वो सभी भारतीय हैं। वो किस पंथ को मानते हैं या नहीं मानते हैं, और तथाकथित उनका और भी क्या एट्रीब्यूट है, तथाकथित जातियों के रूप में, भाषाओं के रूप में, प्रांत के रूप में, इससे कोई मतलब नहीं है। भारत मिट्टी की संतान है, भारतीय। ये भाव आना चाहिए कि हम स्वयं भारतीय हैं और सारे देशवासी भी भारतीय हैं, और सभी देशवासियों को अपना भारतीय भाई बहन समझ करके अपना समझें। ये दृष्टिकोण आने की परम आवश्यकता है, और इस बिखराव को समाप्त करना ही होगा। देखिए, इस संबंध में जागृति तो हो रही है, ऐसी बात नहीं, लेकिन वो छिटपुट हो रही है। छिटपुट जागृति से काम नहीं चलेगा। ये जो बिखराव की जो स्थिति है बड़ी भयंकर है, जातिवाद। और अभी भी देखिए, मैंने कहने में कोई गुरेज नहीं है, अभी भी जातिवाद को हमारे देश का एक जहर और विषाप मानने के बजाय हमारे भारतीय भाई बहनों का अधिकांश तबका इस जातिवाद रूपी जहर में आनंद ले रहा है, अपने व्यक्तिगत स्वार्थ साथ रहा है। चुनाव ऐसे मौकों पर वही व्यक्तिगत स्वार्थ साधते हुए, आनंद लेते हुए और राष्ट्रीय हितों को दरकिनार करते हुए जो है एक राष्ट्रीय और ऐसी ताकतों को जो कि विखंडनकारी ताकतें हम हमारे देश की, हमारे भारतीय समाज की जो विखंडनकारी ताकतें हैं, उनको ताकत देकर, उनको वोट दे करके बहुत बड़ा राष्ट्रीय अपराध कर रहे हैं। तो इसलिए जरूरी है कि ये मानते हो कि इन ताकतों को वोट करना बहुत बड़ा राष्ट्रीय अपराध है। उसी अपराध की सजा मिल रही है इस देश को।
ये जो बोलते हैं कि महंगाई, बेरोजगार, ये सब बिल्कुल छोटे मुद्दे हैं। कोई भी देशभक्त किस्म का अवाम परस्त किस्म का शासक आ जाएगा, ये सारी समस्याएं स्वतः जो है दूर हो जाएंगी। बेरोजगारी भी, महंगाई, सब कुछ। और ये कभी भी, देखिए एक बात और, ये कभी भी जो जनसंख्या विस्फोट है, जो इस देश का इतना बड़ा अभिशाप बन रहा है, इस पर ये बोलते तक नहीं है। जनसंख्या की बात जब आती है, जनसंख्या विस्फोट की, तो मोदी महोदय क्या बोलते हैं? ये हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड है, बताइए। और इसीलिए सुनने में आया है कि मोदी सरकार जो है, खास करके इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके में कुछ लोगों को बेचती है, दिखाने के लिए सबको। देखिए इनकी इतनी बीवियां हैं, इनके इतने बच्चे हैं, बस। यानी समस्या का समाधान करने के बजाय समाज में नफरत। तो कोई भी राष्ट्र हित की बात नहीं कर रहे हैं, हमेशा नफरत। और नफरत के लिए तो पूरी सेना छोड़ी गई है। कुछ सेना जो है वो बीजेपी के द्वारा छोड़ी गई है। और एक सेना का जो है मुख्य जो है, वो सेनापति जो है, वो है पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ है। पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जो है, हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों को इस तरह से अपमानित करता है, कहता है कि बड़े भाई का कुर्ता और छोटे भाई का पैजामा पहनने वाले, बताइए, इस तरह से बोलता है वो। ऐसे लोगों को श्रम मिल रही है अपने देश में। पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जैसे गद्दारों को, यतीन नरसिम्हानंद जैसे वो गद्दारों को श्रम मिल रही। तौकीर रजा और शफीकुर रहमान। और यही नहीं, शफीकुर रहमान जैसे लोग जो कि तालिबान के जीतने पर खुशी मनाते हैं। क्या कहा जाए, जब शफीकुर रहमान ने जो है वो खुशी मनाई और जश्न मनाया, तालिबान जब कब्जा किया अब अफगानिस्तान को, जो वो तालिबान जो कि माने विश्व का सबसे खतरनाक आतंकवादी गिरोह है वो। तो बीजेपी का नेतृत्व कर रहा था कि अखिलेश यादव कार्रवाई करें। क्या कार्रवाई करेंगे? अखिलेश यादव शफीकुर रहमान के खिलाफ यानी क्या करवाएंगे? अरे उन्हीं की शय पर तो किया उसने। जो अखिलेश यादव महोदय की ही शय पर तो उसने जो है विश्व का सबसे खतरनाक आतंकवादी संगठन तालिबान को, तालिबान के कब्जे पर जो है वो खुशी मनाया। शफीकुर रहमान वर्ग जो है अखिलेश यादव की ही शय पर। लेकिन ये बीजेपी वाले हमेशा इस तरह के तत्वों को, चाहे अखिलेश यादव को बस बचाने के लिए कार्रवाई करें। और आबादी पर वो किसी ने पूछा, इसी शफीकुर रहमान वर्ग से जब पूछा आबादी पर, तो वो माने ये नहीं कह रहा कि आबादी इस देश की समस्या है, सबसे बड़ी समस्या है। और वो समस्या किसी पंथ और किसी जाति से ऊपर है वो। तो वो कह रहा है शफीकुर रहमान, ये आबादी हुआ चाहे बच्चे हुए, वो अलग ही देन है। बताइए, विज्ञान इतना आगे बढ़ चुका है, बायोलॉजी इतनी आगे बढ़ गई है, रिप्रोडक्शन या प्रजनन की बात सभी लोग जानते हैं। और एक अदना ऐसा आदमी भी जानता है कि ये जो है वो प्रजनन कैसे होता है, प्रजनन को कैसे रोका जाए, ये आम बात है। तब भी जो है ये देश विरोधी शफीकुर रहमान जैसे लोग बोलते हैं कि वो अलग ही दिन है। तो
ये सब यानी देश की बात में अभिशाप हैं सब। शफीकुर रहमान जैसे लोग जो है हर बात में जो है अल्लाह को घसीटेंगे, ईश्वर को घसीटेंगे, इस्लाम को घसीटेंगे। इनकी आदत है यानी देश की समस्याओं को बढ़ाने के लिए हमेशा जो है वो ईश्वर को घसीटेंगे, अल्लाह को घसीटेंगे। लेकिन सिर्फ यहीं तक कहा जाए, लेकिन उस शफीकुर रहमान वर्ग जो है वो किसके सर पर बोलता है? अखिलेश के सर पर। और अखिलेश को गोपाल कौन रहा है? मोदी महोदय। तो ये बिल्कुल अंतर गुथी हुई बातें सब। इसलिए हमारी आवाम जो है बिल्कुल जागरूक हो। और देखिए जागरूकता मतलब एकता की भावना। और ये देखिए उसका दंश जो फूट करके अब जैसे तमिलनाडु में जो हमारे जो मजदूर भारतीय भाई बहन हैं उत्तर प्रदेश बिहार के, वहाँ माने प्रांतवादिता या प्रांतिक कट्टरता इस कदर बढ़ गई है कि वो हिंसा हो रही है। तो फिर उसकी लिपापोती की इनकी तमिलनाडु की सरकार ने FIR किया, बिहार की सरकार ने FIR किया, तेजस्वी यादव कह रहा कि ऐसी कोई बात ही नहीं है। वो तेजस्वी यादव जो है कितना भारत विरोधी और इस देश का दुश्मन गद्दार है कि इस तरह की जो माने ये नफरत की जो घटना है उसको ढक रहा है वो। यानी हमारी राष्ट्रीय एकता को तोड़ने वाला जो नफरत का जो ये लावा जो फूटा तमिलनाडु में, उसको ढक रहा था वो तेजस्वी यादव। लेकिन हम तेजस्वी यादव की बात कर रहे हैं, शफीकुर रहमान की बात कर रहे हैं, या इनकी या अखिलेश यादव की बात कर रहे हैं, या वो MK स्टालिन जो DMK इसकी बात कर रहे हैं, वो सार्थक नहीं है। वो बीमारी होगी जब तक हमारी आवाम, गलती यहीं से हो रही है। आवाम को समझदारी लानी पड़ेगी, दृष्टिकोण बदलना पड़ेगा। और वो दृष्टिकोण यहीं से शुरुआत होगी कि आप अपने भारतीय मानिए, बाकी सब छोड़ दीजिए और पूरे देशवासियों को भी भारतीय मानिए, एकता लाइए, भारतीय एकता। समाधान यहाँ पर है। और इन सारे काले अंग्रेजों को नस्ल में नाबूद करना है। तो इन्हीं आवश्यक शब्दों के साथ इस आवश्यक पर चर्चा को यहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।